वक्त है उस सत्र का जो हमें दिखाएगा टूरिस्ट गेज और लोकल रियलिटी का असली फर्क. A conversation that goes beyond travel into truth, belonging and living heart of Uttarakhand. And to take us on this journey, we have with us Mr. Rajshekhar Pant, an author, freelancer, journalist and documentary filmmaker whose words and visuals have captured the many shades of these mountains. और साथ ही हमारे साथ लेखक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री इंद्र कुमार पांडे जी भी हैं, एक विचारक जिनका जीवन शासन, बुद्धि और कविता का मिश्रण है. उनकी पुस्तक दिविजा तर्क और भावना के बीच एक उज्जवल संवाद है. Next is Mr. Vinayak Pant is the founder and convener of the Almora Literature Fest and a lawyer by profession, deeply committed to fostering cultural dialogue and creative exchange in Uttarakhand. तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर इंदु कुमार पांडे, मिस्टर राजशेखर पंत और मिस्टर विनायक पंत का, as they take us beyond destinations into the heart of journeys that and word that stays. Please give a big round of applause for them. And before we dive straight into the conversation, the topic for the day is tourists' gaze versus locals' reality, the paradox of Uttarakhand's identity. Identity, जैसे कि आप सभी को पता है, has already become a hot button topic in the state of Uttarakhand. हम ट्रैवल की बात करते हैं, सोशल मीडिया में आज के टाइम पे जो भी डिस्कोर्स चल रहा है आप सभी के सामने है. टूरिज्म और लोकल आइडेंटिटी में लगातार क्लैश हो रहा है. साथ ही साथ सत्ता के गलियारों में भू कानून की बातें हो रही हैं. लोगों के आय का भी साधन है और लोगों की आइडेंटिटी जो उनकी है उस पे भी खतरा एक मंडरा रहा है, या फिर ये एक परसेप्शन है कि ऐसा एक खतरा मंडरा रहा है. काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है, काफ़ी व्यापक चर्चा इस पे ऑलरेडी चल रही है. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिस्कशन. वी हैव विद अस टुडे टू वेरी relevant voices in this field. We have Shri Indu Kumar Pandey, who, as we all know, is a very seasoned bureaucrat and an author. With us, we also have Shri Rajshekhar Pant, who, apart from being a journalist, is also involved with the world of documentaries. And both of them have seen inside and have great, very unique insights into Uttarakhand from their very own perspectives, both from within the administration and the outside. जो विषय वस्तु की बात चर्चा यहाँ हुई उसके 3 पहलू हैं. पहला, पर्यटन के दृष्टिकोण से, और पर्यटक किस प्रकार से इस प्रदेश को देखता है, उसका क्या व्यू पॉइंट है. दूसरा, जो स्थानीय निवासी है वो उसको, इस प्रदेश को किस तरह से देखता है. और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आइडेंटिटी, यानी इस राज्य की अस्मिता क्या है, इस राज्य की पहचान क्या है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के कई पहलू हैं. अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, 25 साल पहले वर्ष 2000 में एक नया राज्य बना भारतीय संविधान के अंतर्गत. ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है. उससे पहले इसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उत्तर प्रदेश के एक भूभाग के रूप में, उसके एक रीजन के रूप में. ये आइडेंटिटी से न स्थानीय व्यक्ति को कोई बहुत फर्क पड़ता है, न पर्यटक के दृष्टिकोण से ये आइडेंटिटी, पर्यटक के दृष्टिकोण से आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है. स्थानीय व्यक्ति के दृष्टिकोण से पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी एक महत्व है. बट इससे ज़्यादा दूसरी एक है जिसे कहते हैं भौगोलिक पहचान, द जोग्राफिकल आइडेंटिटी. सेंट्रल हिमालयन रीजन का ये एक है जहाँ लगभग 80% भूभाग जो है वो पहाड़ी है, माउंटेनस है, और लगभग 20% जिसे हम तराई भाबर या की संज्ञा देते हैं वो प्लेन एरिया है. इसके अपने एक इम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालयन स्टेट्स में एक उनकी आइडेंटिटी में कुछ कॉमनलिटीज़ हैं और कुछ फ़र्क हैं. तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस विषय पर चर्चा के लिए, उसे हम कहते हैं सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी. सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसकी पहचान क्या है। और ये कांस्टेंट नहीं है। जब हम किसी चीज़ की ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व पे या उसकी आइडेंटिटी पे, तो ये इसके दो पहलू हैं। एक ऐसा पहलू जो बदलता नहीं है, जिसे हम कहते हैं पेरेनियल पहलू है, इटर्नल है, वो जो था पास्ट में वो आज भी है और वो आगे भविष्य में भी रहेगा। सनातन जिसे हम कहते हैं, जैसे धर्म की में कहते हैं हम, एक सनातन धर्म है जो परिवर्तित नहीं होता और एक युग धर्म है जो समय के साथ बदलता रहता है। तो उस आइडेंटिटी के दो हिस्से हैं, एक जो बदलने वाला नहीं है और दूसरा जो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने सन 70 से 72 तक यहाँ नौकरी की थी अल्मोड़ा शहर में। तब के अल्मोड़ा शहर में और आज के अल्मोड़ा शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यथावत, जो सन 70 में थी, उससे पहले भी थी, आज भी हैं और भविष्य में भी वही रहेंगी। तो आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर के बारे में एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, कभी आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बाय प्रोफेसर डी शर्मा, उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास। उसमें उन्होंने एक तो संस्कृति को परिभाषित किया है, कल्चर की डेफिनेशंस दी हैं। कल्चर की कहते हैं 150 से अधिक डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, टाइलर की डेफिनेशन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कल्चरल फाउंडिंग फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। वो कहते हैं कल्चर की इट्स अ होलिस्टिक डेफिनेशन, कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल। ये एक पूरा संघात है कई चीज़ों का, which involves values, literature, art, morals, customs, the entire lifestyle of a social group, which an individual acquires from the social group, being a member of the social group. तो हम समाज की एक इकाई के रूप में, समाज से जो हमको एक विरासत के रूप में भी मिली है, और जो समाज से जब हमारा रोज़मर्रा का एक ताल्लुक है, उससे जो हम डिराइव करते हैं, वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा। ये एक बहुत प्रख्यात इतिहासकार हुए हैं, इसी क्षेत्र से हैं, प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे। उनकी एक पुस्तक है मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर एज अ प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कल्चर इज ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूज इन सेल्फ रियलाइजेशन, कि आत्मानुभूति में जो हमको एक उसमें एक जो परंपरा है आत्मानुभूति की, उसमें जो हमको वैल्यूज़ या मूल्यों का हम एक मूल्यांकन करते हैं, वही संस्कृति है। बड़ी यूनिक डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन स्लाइटली ऑन द स्पिरिचुअल साइड, बट इट्स अ ट्रेडिशन, यानी ये परंपरा है, ये आज जो है ये पुरातन काल से चला आ रहा है और भविष्य में भी चलेगा। तो इसलिए संस्कृति को उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, उसमें 3 चीज़ें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की है अब संस्कृति के बारे में, कि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इटर्नल है, सनातन है, और एक एलिमेंट ऐसा है जो बदलता रहता है। तो कल्चर हैज़ अ स्टेबल एलिमेंट, कल्चर हैज़ अ चेंजिंग एलिमेंट, जो डायनेमिक एलिमेंट, जो बदलता रहता है। दूसरी चीज़, कल्चर स्थानीय भी है, लोकल भी है, और ग्लोबल भी है, यूनिवर्सल भी है, यानी वैश्विक स्तर पर भी है। और अगर आप उत्तराखंड स्टेट को देखें तो हम कोई एक यूनिफॉर्म कल्चर नहीं है। जौनपुर रवाई ट्रैक जो है, जौनसार बावर, हर वैली का अपना एक फोक कल्चर है। वो फोक म्यूज़िक से एसोसिएटेड हो, वो वहाँ के जो लोक गाथाएँ हैं उससे एसोसिएटेड हो, वहाँ की जिसे हम लोक संस्कृति की संज्ञा देते हैं, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट, फोक कल्चर, द लाइफ स्टाइल, इट वेरीज फ्रॉम वैली टू वैली, फ्रॉम रिज टू रिज, बट एक कॉमनलिटी है जो जिसको, तो ये जो हम भारतवर्ष के बारे में कहते हैं कि इट्स अ यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। तो सिमिलरली द सोशियो कल्चरल फैब्रिक इज अ यूनिटी एज वेल एज अ डाइवर्सिटी। अब प्रश्न है कि जो पर्यटक इसको किस दृष्टिकोण से देखता है और एक स्थानीय निवासी इसको किस दृष्टिकोण से देखता है। पर्यटक के लिए ये वो इसमें बहुत ही माइनर स्टेक होल्डर है, स्थानीय निवासी जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ से वो जुड़ा हुआ है। पर्यटक के लिए, पर्यटक कोई भी आता है, वो चाहे लेजर टूरिज्म हो, वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो,
आजकल हम कहते हैं माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, उसके लिए आता हो, वो एक सीमित समय के लिए आता है और वो ही इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ही इज़ नॉट कंसर्न कि हाँ आपदा आई है कि नहीं आई है। जब वो यहाँ आता है उस समय आपदा नहीं आनी चाहिए, वो सही सलामत आए, सही सलामत चले जाए और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, अच्छा अनुभव लेके जाए, ये उसका स्टेक है। लेकिन जो स्थानीय निवासी है उसके भी दो हिस्से, एक जिसका डायरेक्ट स्टेक है, क्योंकि आज टूरिज्म को हम एक सर्विस इंडस्ट्री मानते हैं, एक प्रकार का सेवा है, उद्योग है और या सेवा है जिससे आर्थिकी जुड़ी हुई है, जिससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो जिसको कोई ना कोई इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उससे लाभ पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कोई भी एक्टिविटी जो होती है उससे उसकी एक्सटर्नलिटीज़ की बात कहते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं जिससे लाभ पहुंचता है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जिससे नुकसान पहुंचता है। तो जिसको लाभ पहुंचता है, अधिकांश लाभ पहुंचता है, उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो उसकी रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है। जो टैक्सी ड्राइवर है, जो होम स्टे चलाता है, जिसका होटल है, जिसका रेस्टोरेंट है, उसके लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएँ। कठिनाई क्या है? आज वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम आ रही है ऑफ एक्सेसिव टूरिज्म। हम आज सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, टिकाऊ विकास की बात करते हैं, तो टिकाऊ पर्यटन कि हाउ डू वी सस्टेन इट, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लेस, कि किसी जगह में कितने लोगों को हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, सेवाएं, पानी है, ज़मीन है, बिजली है, तमाम सुविधाएं और प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको देखते हुए, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को देखते हुए क्या कैरिंग कैपेसिटी है। इसमें मेजर स्टेक होल्डर जो है वो स्थानीय निवासी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये अनुभव करता है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, एक स्टेज के बाद वो ये समझता है कि इससे मुझे परेशानी हो रही है, कंजेशन हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, तो वहाँ पे फिर एक ऑपोजिशन शुरू हो जाता है। अभी हाल में स्पेन में लोगों ने कहा कि टूरिस्ट गो बैक, जबकि स्पेन की बहुत जुड़ी हुई थी इकोनॉमी टूरिज्म से। तो इस मेरे ख्याल से इस पे अगर चर्चा हो तो वो दोनों पहलू उसके जो सार्थक पहलू हैं और जो नेगेटिव कंसेप्ट्स हैं उस पे मेरे ख्याल से चर्चा सार्थक होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आप सबको नमस्कार। What I feel is, whatever he has said, I'll just pinpoint a few things. What I feel is that it's the same reality which is viewed from two different lenses. For those who come from outside as a tourist, I mean, irrespective of the fact that what kind of a tourist he is, for him, the entire Himalayan region is a spectacle. For those who live over here, for them, it's a reality. And it is this dichotomy, मुझे लगता है ये जो द्वैत है, एक चीज को दो अलग अलग नजरियों से देखना, यही एक यहाँ की आइडेंटिटी। और जो यहाँ रहता है वो जो शांति है वो उसके लिए अकेलापन बन जाता है। शांति का मतलब उसके लिए है स्कूल से, अस्पताल से, बाजार से दूरी, चीज़ों का अभाव, पॉवर्टी ऑफ कैश। आई मीन, for them it may be solitude, for those who live over here it becomes isolation. तो ये जो डिफरेंस है दोनों चीज़ों का, आप खैर ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता थी डिटेल पे। तो मुझे जो लगता है कि इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही नहीं रहा जा सकता, ऐसे ही नहीं रखा जा सकता। कुमाऊं की या सेंट्रल हिमालय का जो हिस्सा है, इसके आइडेंटिटी का ये संघर्ष जो है, और बल्कि आइडेंटिटी का विरोधाभास मैं कहूँगा इसे, इट्स दिस डुअलिटी, इट कॉन्स्टिट्यूट द पैराडॉक्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ दिस प्लेस। इट कैन नॉट बी, आई मीन, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ जस्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। ये ऐसी चीज़ है जिससे हम दो चार रोज होते हैं, और इन दोनों चीज़ों का सिंथेसिस, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, अगर आप यहाँ के ब्रोशर देखिए या जो प्रमोशनल पॉलिसी है, प्रमोशनल पॉलिसी आपने कुमाऊं को एक पहाड़ को एक ब्रांड बना दिया, पर
जो यहाँ का आदमी है वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। तो ये इन दोनों को जब तक आप सिंथेसाइज नहीं करेंगे, यहाँ के सेंट्रल हिमालय के आदमी को जब तक आप ऐसा नहीं बनाएंगे कि वो अपनी कहानी खुद लिख या कह सके, तब तक ये दोनों चीजें सिंथेसाइज नहीं हो सकती। आप ब्रांडिंग करने वाले को एक, आई मीन प्रमोशनल ब्रांडिंग इज ओके, बट एट सर्टेन पॉइंट इट हैज टू बी अ प्रिवेंटिव ब्रांडिंग ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई फील। आई मीन इसके एस्पेक्ट्स बहुत हो जाएंगे, आई थिंक डिस्कशन में ये सारी चीजें खुलेंगी, पर ये मुझे लगता है कि इस द्वैत को, इस डुअलिटी ऑफ आइडेंटिटी जो है, और जिसका मेन रीजन यही है कि वन थिंग इज बीइंग व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लेंसेज, दैट नीड अ काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। यू कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दैट। रिकंसिलिएशन इज अ मस्ट अगर इस जगह को सर्वाइव करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एक द फेथ बेस्ड टूरिज्म जिसे आप तीर्थाटन कहते हैं, और दूसरा है पर्यटन। तीर्थाटन और पर्यटन के बीच में कहीं ना कहीं लाइन होनी चाहिए, बिकॉज तीर्थाटन इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ a spiritual discipline and environmental ethics. The moment it becomes पर्यटन, both these things are diluted. तो ये सारे जो पैराडॉक्सेस हैं, आई थिंक द नीड इज देयर, इम्पेंडिंग नीड इज देयर टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक। थैंक यू। So, when we speak of identity, and also there's a big part of identity that also links with aspiration, right? And aspiration generally is economics, right? The economy of the place, the economy of the individuals in that place. So, जब हम इस aspect पे आते हैं, so we see that the greatest form of aspiration is to gather resources. And right now, what we see in this entire conversation of identity is the right over the resources, primarily being the land, which also I flagged earlier the point of भू कानून। ठीक है, तो it is essentially a conflict over the access to land, and उसके साथ साथ एक और चीज आ जाती है हमारी कि उस लैंड को कौन खरीद फरोख्त कर सके। And naturally there's the conflict between people who come here from, जिनको हम outsiders कह रहे हैं आजकल इस discourse में और इस पूरे conversation में, and the locals. So could you please touch on that aspect of it, the conflict that we currently see at the ये बड़ा स्ट्रेंज काइंड। अगर हम आउटसाइडर और लोकल की बात करते हैं और टूरिस्ट और लोकल की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें फर्क है। Who's an outsider and who's a local is, I think the best thing would be local is one who has been residing by and large one. Otherwise, तो everybody, I was once discussing with a colleague of mine, उसने कहा everybody has been a migrant. तो फर्क यह है कि आपके पुरखे 200 साल पहले आ गए, किसी के 500 साल पहले आए, लेकिन मूल निवासी तो यहाँ के शायद एक लिमिटेड ट्राइब्स हैं। वनराजी के अलावा शायद ही कोई यहाँ का मूल निवासी रहा हो। तो कहीं ना कहीं से माइग्रेशन हुआ है। तो कितने साल के माइग्रेशन को आप लोकल मानते हैं? ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है, इतना आसान नहीं है इसकी व्याख्या करना। और किसको आप आउटसाइडर मानते हैं? क्योंकि हो सकता है कि कोई आदमी जिसका इंटरेस्ट यहाँ जेन्युइन इंटरेस्ट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिमालयाज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लोकल एरिया, और ही मे बी ए ग्रेटर स्टेक होल्डर इन सर्टन रेस्पेक्ट। इसलिए अगर हम इसको कन्फाइन करते हैं बिटवीन टूरिस्ट एंड द लोकल रेजिडेंट, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर दिस थिंग। हो सकता है कि जिसके पूर्वज यहाँ रहे हों आज कई साल से, मेरे दोनों बच्चे, अब एक ब्रिटिश सिटीजन है, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, उनका यहाँ कोई स्टेक है नहीं। भले ही हम कह दें कि ये उत्तराखंडी हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है। जो यहाँ रह रहा है, जिसकी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई, उसका स्टेक है। जो आपने फिर संसाधनों की बात की, हम संसाधनों को नॉर्मली डिवाइड करते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, द लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, दीज रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड तीसरा है जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। ये संसाधनों की जो का एक संघर्ष है, दो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ऑफ कि आप बैश ऑन रिगार्डलेस इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं फ्रंटियर इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर पैसा जनरेट हो रहा है, वेल जनरेट हो रही है, तो वी लेट्स गो अहेड विद इट।
बट दूसरा उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पहलू है कि हम अगर प्राकृतिक संसाधनों को का दोहन इस हद तक कर दें कि वो लगभग विलुप्त हो जाए तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो डीप इकोलॉजी उसका डायरेक्टली ऑपोजिट टू दैट, और इन दोनों के बीच का जो एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वहाँ हमको दोनों दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, ज़मीन के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ज़मीन से भावात्मक लगाव बहुत होता है। देयर इज एन सेंटिमेंटल वैल्यू विद दैट, अदरवाइज एक नाली दो नाली से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, लेकिन ये ज़मीन मेरी है। द सेंस ऑफ ओनरशिप इज़ अ सेंटिमेंटल इशू, और वो आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्तिगत पहचान से भी जुड़ा है। माई आइडेंटिटी इज एज एन उत्तराखंडीज आई ओन लैंड हेयर। तो हमको वो बीच का रास्ता कौन सा होगा, बीच का रास्ता जैसे पति ने कहा कि रिकनसाइल द टू, एक रिकनसिलेशन बिटवीन एंड सस्टेनेबिलिटी का द होल आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज, आजकल एक साइंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलप हुई है जो कहते हैं कि ये दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का इंटरैक्शन है, आपसी वो है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हम सब लोग हैं, और दूसरा जिसे हम कहते हैं द नेचुरल सिस्टम, जो प्रकृति है। और इन दो सिस्टमों का जो इंटरैक्शन है उसकी इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है। यहाँ 1+1 मे बी 2 और 1+1 मे बी 1.5 और 3.5। तो इनको कैसे, आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, इट्स नॉट अ परफेक्ट सोसाइटी, बट वी मस्ट ट्राई टू मूव टूवर्ड्स एन आइडियल सिचुएशन। और आपने एस्पिरेशंस की बात की, टुडेज आज हम जनरेशन में भी कहते हैं अंतर है। हम लोग बेबी बूमर्स की जनरेशन के हैं, देन वी हैव जनरेशन एक्स, जेन वाई, आज जेन जेड है विच इज़ सोशली वेरी एक्टिव। तो सोशल मीडिया नहीं था कि आज से 20-25 साल पहले, आज सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस होने लगा, बोथ ऑन आवर लाइफ स्टाइल्स, ऑन आवर कल्चर। आज हम एक ही दुकान में आपको मैगी भी मिलता है और भुटवा भी मिलता है, तो वो रिकन्सिलेशन है कि भुटवा भी मिल रहा है और मैगी भी मिल रहा है। मैगी आजकल हिमालयन क्विजीन का एक ज़रूरी हिस्सा हो गया। आप कहीं चले जाइए, गंगोत्री और गोमुख में भी आपको मैगी मिलता है। तो इसको बेहतर गोल्डन मीन क्या होगा, उस पर हमको करना पड़ेगा। वो भू सुधार पे भी वही होता है, क्योंकि अगर एक स्थानीय व्यक्ति की इतनी उसकी क्षमता न हो कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा। अब उसकी एक्सटर्नलिटीज़, अगर जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एक्सीड, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई एक यहाँ रिजॉर्ट बनाता है, उसको वो कहाँ से समित सामान खरीदता है, क्या स्थानीय रूप से कुछ वो अपना सोर्सिंग करता है, वहाँ क्या रोज़गार उपलब्ध कराता है, तो दीज आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। लेकिन जिसकी ज़मीन चली गई है उसके लिए, या पोल्यूशन हो रहा है, या उसके कल्चरल इम्प्लीकेशंस कुछ हैं, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। इनको कैसे आपस में सामंजस्य किया जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसका मेरे विचार से अक्सर ये बात होती है कि सरकार को करना चाहिए, सरकार पॉलिसी ले करती है, सरकार की पॉलिसीज़ में नॉट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द लोकल कंडीशंस। तो हाउ मच पार्टिसिपेटिव अ प्रोसेस वी कैन मेक इट, जिसमें स्थानीय व्यक्ति का भी दृष्टिकोण आए और जो बाहर से आ रहा है उसका भी दृष्टिकोण, इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय करें, ये एक, और इतना आसान नहीं है, एक बहुत जटिल प्रश्न है, जटिल समस्या है। कैसे हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, मैंने कहा ना, नॉट द बेस्ट, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढें, वो शायद उसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं विनायक जी इसमें एक just I would like to amend one thing. Instead of calling them the outsiders, I prefer calling them the new settlers. Now, the problem is that with the influx of the new settlers and all, yeah, you'll be surprised to know that within the past 10-20 years, I was just going through the data, the total land, then that too agricultural land that has gone to these new settlers is 1.2 lakh hectares. Now, the reason is why this much of land is being sold. ये मैं अक्सर सोचता हूँ, और मैंने थोड़ा इस पे I recently did a story on that for Terra Green. So the thing that was revealed is that
अगर आप हिमालय को एक सपने की तरह बेचोगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ का जो लोकल बाशिंदे हैं वो, जैसे सर ने कहा अभी, वो इतना, या तो आप उनको इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनाइए, अदरवाइज क्या हो रहा है कि ये जो जितने भी, जैसे एक चीज़ बड़ी बेसिक गलती हम ये करते हैं कि टूरिज्म ब्रिंग्स मनी, इट्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, ओके, बट इट ब्रिंग्स ट्रबल आल्सो. Brings trouble. That is something which we find hard to accept, right at the policy level also, और नीचे के लेवल पे. तो मुझे लगता है कि जो एक प्रोवर्बियल स्केर्सिटी ऑफ कैश पहाड़ में रही है, पहाड़ में शुरू से संसाधनों की संपन्नता, हम ही जहाँ आदमी भूखा कभी नहीं मरा, पर पैसे की कमी यहाँ हमेशा, कैश की कमी वो हमेशा रही है. मैं ट्रैक्स पर भी काफ़ी गया हूँ, तो लोग आपको फ्री खाना खिलाएंगे. बल्कि मुझे एक बार की याद है, आई वॉज ऑन माई वे टू नीलम ग्लेशियर, एक ने हमें पूरा खाना खिलाया, आई वॉज देयर विद माई डॉटर, और मैंने जब उसको पैसे देने की कोशिश करी तो लिटरली लैम्बास्टेड मी राइट लेफ्ट एंड इन द सेंटर. कहने लगा, पहाड़ी हो तुम, ये एक अतिथि से पैसे लेते हैं क्या? पर अगर मैं उससे कहता कि उसके घर में 500 रुपए के लूज हैं, तो वो शायद वो मुझे चेंज नहीं दे पाता. तो ये जो पॉवर्टी ऑफ कैश है, इसने यहाँ के आदमी को मजबूर किया है कि अगर उसे बाहर के लोगों से compete करना है तो द ओनली रिसोर्स दैट ही हैज इज हिज लैंड. तो वो उसको बेचना, और इसके लिए बिल्कुल आपकी बात सही है, भू कानून जरूरी है, पर उसके साथ हमें ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी. अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ पोर्टर, दुकानदार और सामान ढोने वाले या छोटे मोटे इस तरह के हो जाएंगे. मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म इसका एक बहुत जरूरी एक हिस्सा होना चाहिए. अगर ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप किसी 5 स्टार वाले को यहाँ इनवाइट करें. व्हाई शुड वी हैव लाइक दैट? मैंने यूरोप में भी देखा है. मैं उस देयर इज अ प्लेस वेरी क्लोज टू पर्थ, आई हैव बीन देयर. तो वहाँ मुझे लगा कि ये सारा जितना इंटायर सेटअप था वो ट्यूडेरियन टाइम का था. तो देयर यू कुड फाइंड द जॉन बुल डूइंग द सर्विस. जो टिपिकल एक ब्रिटिश विलेज रस्टिक होता है, वो आपको पूरी तरह से वहाँ खाना भी खिला रहा है, अपने वहाँ का खाना खिला रहा है, सब कुछ. पर हमारे पहाड़ में अगर वहाँ के जॉन बुल की तर्ज पर मैं यहाँ पहाड़ का कोई किसी नंदा बल्लभ की कल्पना करूँ, तो वो उस टूरिज्म के फेस से बिल्कुल गायब है, वो कहीं नहीं है. अब पहाड़ में भी आके अगर किसी बाहर वाले को समझिए कि जैसे मेघालय में आप देखिए, मेघालय में अगर आप घूमने जाएं तो वहाँ का काला चावल आपको जरूर खिलाएंगे वहाँ के लोग. हमारे यहाँ इतनी लैंड रेसेस हैं, इतने रिसोर्सेस थे, वो सारा खत्म हो गया. पहाड़ी खाने के नाम पर आपको ऑथेंटिक फूड कहीं नहीं मिलेगा. यहाँ भी आपको वही दाल, और ये चीज़ थोड़ा सा एक जिसे कहना चाहिए कि कोई आपको राजमा की दाल में जखिए का तड़का लगा के खिला दे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज ऑथेंटिक कुमाऊनी फूड, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा ये नज़रिया है कि द पैकेजिंग ऑफ हिल कल्चर, हिल लाइफ, यहाँ के ट्रेडिशंस, कीपिंग एन आई ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ टूरिस्ट, वो हमारा एक गलत है. आप यहाँ के आदमी को सर्विस प्रोवाइडर मत बनाइए. बाहर का आदमी ठीक है, कस्टमर है, आई एग्री, बट द लोकल्स दे हैव बीन रिड्यूस्ड जस्ट टू सर्विस प्रोवाइडर. आप सारा 4 धाम रूट वाला जो ट्रैक है, इस पे देख लीजिए. इस पे टूरिस्ट आपको कोई ऑपरेटर, जिसे टूर ऑपरेटर कोई पहाड़ का कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे. बड़े बड़े जो होटल्स हैं इनके ओनर्स नहीं मिलेंगे, बट ये है कि आपको एक सर्विस प्रोवाइडर छोटी मोटी चीज़ें करने वाला ज़रूर मिल जाएगा. तो मुझे ये लगता है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि यहाँ की आप जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उस ब्रांडिंग को कहीं ना कहीं आप ठीक है प्रमोशनल बनाइए, पर मुझे लगता है प्रिवेंटिव बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी आप इन दोनों चीज़ों को सिंथेसाइज कर पाएंगे. इसी बात पे मेरे को 2 इकोनॉमिक टर्म्स याद है. जेंट्रिफिकेशन बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था एक टर्म, कि एक सोशियो इकोनॉमिक तबका आता है एक जगह में जो पहले किसी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टाटा से भरी हुई थी. एक वो अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट अनदर कम्स अप, देन अनदर कम्स अप, एंड इन अ शॉर्ट टाइम पूरे एरिया का जो आपका जो प्रोफाइल है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, वो इट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू पीपल हु आर नॉट ऑफ दैट इनकम स्टाटा, राइट. साथ ही में देयर इज प्रोटेक्शनिज्म, राइट. आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यू पुट सम बैरियर्स एंड यू पुट सम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट इट, ताकि बाहर वाले के लिए अंदर आना मुश्किल हो, बट अंदर जो है एक आपका प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है. सो कीपिंग बोथ दीज टर्म्स इन माइंड, व्हाट सॉल्यूशंस वुड the two of you suggest in such a situation? देखिए, रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन इज डिजायरेबल, बट रेगुलेशन जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें इट बिकम्स मोर ब्यूरोक्रेटाइज्ड, एंड वंस दैट गेट्स ब्यूरोक्रेटाइज्ड
तो फिर वो उसकी जो स्पिरिट है इट हैज़ गॉन। वो तो फिर एक परेशान, instead of a hassle free environment, it is an environment full of hassles. That has been the experience. So it has to evolve locally. Many things have to evolve locally. और वो एक कठिनाई जो वो इतना आसान नहीं होता इवॉल्विंग लोकली। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इन द सोशल मीडिया विच वॉज नॉट देयर 25 years बैक। लुकिंग एट लेट अस से उत्तराखंड, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई केम फ्रॉम नैनीताल टू अल्मोड़ा इन 1970। Nainital had a different kind of a lifestyle, different kind of, I would say, even from the subculture point of view, because वहाँ Britishers रहे, तो it was an anglicized kind of a township. Almora was the cultural capital of Uttarakhand, which was much more conservative. Of course, closer to the grassroots, but much more conservative than Nainital. So these regional differences are also there. Nainital today, and Nainital at that time was the only tourist destination. I mean, and that also a very seasonal kind of a tourism. 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक, 15 जून में जब पहली बारिश प्री मानसून होते थे, शहर बिल्कुल खाली हो जाता था। Winters में all the hotels, everything used to be closed. There were no taxis. Between Almora and Nainital, it was only rickety KMOU bus जिससे आप आते थे. There were no taxis available. Today the entire scenario has changed. और कई किस्म की चीज़ें हम करते हैं जो उस वक्त नहीं। तो in this changing scenario or evolving scenario, how we ensure that it evolves for better. Otherwise फिर वही दिक्कत होगी कि कहीं ना कहीं एजिटेशन शुरू हो रहे हैं, ऑलरेडी एजिटेशन हो रहे हैं। कोई कल मुझे बता रहा था कि साहब 12 तारीख को देहरादून में धरना है गैरसैंण के लिए। गैरसैंण, maybe half of them don't really know what Gairsand means, but Gairsand becomes a symbol of local identity. As so we view somebody as an outsider who is not acceptable to us. तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में जैसे आपने कहा कि हाउ कैन वी प्रमोट कम्युनिटी टूरिज्म। ये कॉर्बेट पार्क को आप एक एग्जांपल ले लीजिए। कॉर्बेट पार्क के आसपास जो शुरू में रिजॉर्ट्स बने, होटल्स बने, द आइडिया वाज कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होगा, इको टूरिज्म होगा। आज इट हैज बिकम अ वेडिंग डेस्टिनेशन। मतलब मोस्ट ऑफ द होटल्स आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ बीइंग अ वेडिंग डेस्टिनेशन, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉर्बेट। तो जहाँ कमोडिफिकेशन होगा, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। वी आर कमोडिफाइंग द नेचर। पानी की हम ये पी रहे हैं, नॉर्मल पानी हम भूल गए। हम इसकी सोच भी नहीं रहे हैं कि साहब टैप वाटर शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी पोर्टेबल, यू शुड हैव नो हैसल ड्रिंकिंग टैप वाटर, जो हम आज से 20 साल 25 साल पहले थे जब ये बॉटल वाटर नहीं था। तो इन दीज चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, और मुझे वो युवाल हरारी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग डिसरप्शन, और वो डिसरप्शन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो चेंजेस हो रही जिसके ऊपर हमारे बस का नहीं है उसको रोकना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नतीजे होंगे फ्यूचर में। आपदाओं पे आपदाएं आई हैं। ये ऑलमोस्ट 8 क्लाउड बर्स्ट इन अ डे इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी। रिकंस्ट्रक्शन इज स्टिल ऑन, बट द वे द रिकंस्ट्रक्शन हैज बिगन और हैज हैपेंड has created a whole set of disasters in the making. So how do we make sense of it, especially after having known similar situations and disasters that have taken place, and we are still continuing doing whatever we're doing? And how do we make sense of this whole situation? देखिए, इसमें तो I definitely would like to add something. Just couple of days back, I attended a conference of the geoscientists there in Nainital ETI. So, first of all, calling them the natural disaster, that is, I consider it to be a misnomer. It's not a natural disaster. Because as for subsidence, as for if you cut the mountain, well, it's bound to come down. You can't stop that. So that is what, and otherwise also Himalaya keeps on rolling. It's a mountain that is growing. It's a nascent mountain. These kinds of things are bound to happen. You just cannot you cannot
avoid them. They are to be there. They are the very destiny of this region where we have been living. But what has happened that our actions have aggravated that. और इसमें मुझे लगता है, मैं नॉर्थ ईस्ट को भी मैंने थोड़ा स्टडी किया था, तो मुझे ये लगता है सबसे पहले इसमें एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके अलावा कोई देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट. When the riverine tracts are being some settlement, some construction is going over there, no one is there to stop it. And unfortunately, if you, I mean, the system that we have is so corrupt that, well, if you have done something wrong, plenty of, I mean, legal and illegal ways are there to set it right. Well, you can go for the compounding, and I mean, so many things are there. और इसमें जो सबसे बड़ी problem, what I feel and what I have studied is कि इस region के जो ecological concerns हैं, they are being given a back seat. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी. देखिए, the topic I spoke on in that very conference was on Mexican devil, and I was surprised to see that 80% of the planners who were sitting over there, they haven't even heard the name Mexican devil. Countries like Australia, countries like South Africa, countries like Hawaii Island, China, they have been trying to get rid of this. It's a particular weed, okay, and which was first noticed in the Central Himalayan region hardly a couple of decades back, and it has gone right from the foothills up to an altitude of 2,700 meters, and it is increasing well with the rate of 20 kilometers per year. But our administration, not only administration, even the local people, they are not aware of that. And it is such a killer weed that I won't go to the technicalities because it has allelopathic compound, so it destroys whatever comes in. The entire biodiversity is destroyed. Well, the Central Himalayan region, which is so rich in orchids and other ground flora, around 250 varieties are there. They all will be destroyed. It has already done that there in the Western Ghats and all. But what happens? Such issues, they are relegated to the background. Dr. K.S. Waldia way back in 1980 wrote a paper in which he warned that we have already lost 50% of our natural springs. But we haven't done. And this particular weed, Mexican devil as I call it, well, this particular weed, it keep on clogging the springs. But, well, nobody, I mean, ecological issues since the way the tourism is being promoted, well, ecological issues, the carrying capacity of the place, as Sir mentioned, these all concern, they have been given a back seat. So, well, something will have to be done, and I think that strict measures, no compromise should be there on this particular issue. Otherwise, we are not going to save the Himalaya, we are not going to save the economy of the region, and we are not going, ultimately, the people will have to bear the brunt. This, the beauty of this place, the labor, the difficulty, I mean, what you call the endurance, enchantment, endurance, a balance is necessary. And that cannot be without the strict informants of the law. I don't think it is ever possible. Induji. It is a very difficult proposition because, you know, and at the end of the day, what my experience has been working in the government and now outside it, is you have to have a very strong political will, sir. Unless you have the strong political will and environmental issues, the political will, to have a political will, because there you talk in terms of short-term solutions, short-term benefits. And these are things about which you have to think in a much long-term perspective. And from a political point of view these days now, a long-term perspective is never there. It's a very short perspective, not even 5 years. Earlier on it used to be a 5 years. Now even the government may last for 5 years, it may not last for 5 years. So it is highly desirable, as he said. In fact, this whole concept of sustainability environmental sustainability came into prominence after the Stockholm Conference, Brundtland Report. But Germany, it was started in the 18th century by Karl Owens, who was a forester.
He says ki harvest only what you have sown. Even don't harvest the entire crop which you have sown. Keep it, part of it for the prosperity. So this idea, unless is promoted and there is a realization at the political level, I don't see much hope. और उसमें फिर वही होगा कि जब बिल्कुल गले के ऊपर आएगी तो फिर कुछ ना कुछ अपने मतलब लोग तब कुछ सोल्यूशन निकलेंगे, हो सकता है उससे एजिटेशंस हो, व्हाटएवर इट इज. वो सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर इट्स वेरी बेसिक काइंड ऑफ ए थिंग दैट इफ यू कीप ऑन इग्नोरिंग समथिंग यू आर एक्चुअली एम्पावरिंग इट, एंड नाउ व्हेन इट कम्स बैक आफ्टर से long lease of neglect and all, then it becomes uncontrollable. तो वो कहते हैं ना कि you keep the small things in time in the right place and the bigger thing will always they fall in the right place by themselves. तो ये जो एक कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए द काइंड ऑफ ए रिएक्टिव अप्रोच दैट वी आर हैविंग कि भाई ठीक है गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पे फिलिंग करो, कॉलम डालो, बीम डालो, यहाँ पे पार्किंग बना. दिस रिएक्टिव अप्रोच विल हैव टू बी डन अवे विद. आपको टूरिस्ट बुलाना है, टूरिस्ट का एक उसके इनरिच हिज एक्सपीरियंस, बट don't call the tourism industry to be a success or well this year we are having this much of footfall. और 5 lakhs था ये आपके कुछ साल पहले तक के जो आपके 1600 किलोमीटर लंबी चार धाम यात्रा है. Now it has gone up to 19 lakhs. So footfall is not the only the scale for measuring the success of tourism. वही मैंने जो शुरू में कहा ना, द टूरिज्म विल ब्रिंग ट्रबल. पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस वेरी फैक्ट दैट इट विल ब्रिंग ट्रबल्स आल्सो. Ladakh was recently in the news today, in the news cycles, with Schedule 6 demands and the government crackdown that happened after that. Similarly, we also have the case study of Bhutan, which has implemented a number of reforms. So, in this scenario, how do we see a demand for Schedule 6? Because, like I said before, Bhu Kanun is also a demand, and it demands similar. The set of demands also includes inclusion in the Schedule 6. So is Schedule 6 a solution to the problems, or is going the Bhutan way a better way? I'll just share an experience. About 2 years back, we had a workshop in ATI Nainital on this issue of sustainable or excessive tourism. We had representatives from Bhutan, Sikkim, Northeast, Meghalaya, then from South Korea, Japan, and from South America, Washington, they were online from Washington, Brazil, Mexican representative, Brazilian representative. And of course, our neighboring state of Himachal, Kashmir and Uttarakhand. I think Bhutan model is a sustainable model, but Bhutan has kept itself in isolation. It only encourages people जो high-end tourism encourage करता है. My nephew had gone there about last year. His impression, I don't know because I have never been to Bhutan, कि भूटान इज अ पुअर कंट्री. वो पॉवर्टी को अपनी छिपाते हैं एंड दे टॉक इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. वी आर लिविंग इन अ इंडियन कंटेक्स्ट, तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द इंडियन कंटेक्स्ट. उत्तराखंड को आप आइसोलेट नहीं कर सकते आसपास की स्टेट से. यू हैव टू. सो द टूरिज्म पैटर्न आई हैव सीन ओवर द इयर्स हैज चेंज्ड. नैनीताल समर में टूरिज्म में मोस्टली पीपल के देयर वर 2 kinds of tourists. Those who had their permanent residences there, they came for the season or about a month or so, and there were people coming from Delhi and Bombay. Now you hardly find any tourists from Bombay or Gujarat. Most of them go to Europe, or somebody goes to Singapore because he finds it cheaper. Singapore, Vietnam, Thailand. So the changing context has to be there. There has to, at the end of the day, कहीं ना कहीं से आवाज़ उठनी ज़रूरी, और वो आवाज़ तो लोकल लेवल से उठेगी, और वो आवाज़ जब इतनी बुलंद होगी कि जहाँ पे उसको सुनना पड़ेगा. गवर्नमेंट विल नॉट, जैसे आपने कहा, रिएक्टिव मोड पे काम करती है.
जहाँ वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद होती है तब सरकार स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, या फिर हम नीजर्क सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हमने कहा कि साहब कुछ नहीं होने देंगे, आपको जंगल से एक पत्थर भी नहीं उठाने देंगे, वो पॉसिबल है ही नहीं, इट विल बी वायलेटेड। गांव वाला जो लकड़ी से जिसका चूल्हा जलता है उसके लिए आप लाख कोशिश कीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और नो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको जब तक उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है वहाँ से अपना ईंधन लेगा। तो दिस इज माई व्यू, पर्सनल व्यू, बिकॉज दे मे बी एनी अदर, दे मे बी अदर थिंग्स। इसकी कहीं ना कहीं से जब लोकल लेवल से आवाज़ उठती है और आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती है तो पॉलिटिकल मास्टर्स को भी सोचना पड़ता है, उनको मजबूर होना पड़ता है उसको सुनने के लिए। जैसे आज नैनीताल की क्राइसिस की बात करते हैं कि इतना ज़्यादा टूरिस्ट हो गया है, आई बीइंग born and brought up there, I don't want to go there during the summer season. I find it unlivable. But, and now many of the people have started raising this issue कि साहब आप रोकिए, और रोकना शुरू कर दिया। वीकेंड्स में जब ज़्यादा भीड़ होती है वो रोक देते हैं। लेकिन एक वो जो आपने कहा वो बड़ी रिलेवेंट चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि साहब कार बहुत आ रही हैं तो पार्किंग बढ़ा दीजिए। पार्किंग बढ़ाना इज़ नो सोल्यूशन। वी हैव टू समहाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ both short term solutions and more important them are the long term solutions, and long term perspective में unfortunately सरकार में विचार नहीं होता क्योंकि वो तो immediate future को देखते। It is desirable, it is highly desirable, and there has to be some kind of a commotion at the local level which makes government listen to these things। जैसे आज लद्दाख में हुआ, एक सडनली चीज़ें उभर के आई हैं, ये आज की चीज़ नहीं होगी, ये दिस मस्ट हैव बीन सिमरिंग फॉर टाइम्स। उत्तराखंड एजिटेशन जब हुआ, दैट वाज सिमरिंग फॉर टाइम्स, फॉर द रीजंस वर टोटली डिफरेंट, और वो प्रेसिपिटेट हुआ जब हमने रिजर्वेशन किया स्पेशली फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके नौकरियां अफेक्ट होने लगी, और वो फिर दैट एक्टेड एट द स्पार्क व्हिच लेड टू रिफ्यूजल। क्या वहाँ पर एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितना कंस्ट्रक्शन हो, किस लेवल तक का हो और किस तरीके का हो? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग, अगर हम ब्रिटिश टाइम को देखें, ब्रिटिश टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया था यहाँ पे टूरिज्म का या इन चीज़ों का, तो उनका बड़ा अच्छा सिस्टम मेरे दृष्टिकोण से है। तो क्या ब्रिटिशर्स की तरह क्या हम, जैसा सर ने कहा कि हम लोग जो है जब आवाज़ उठेगी तब वहाँ से काम होता है सरकार की तरफ से, क्यों नहीं सरकार इनिशिएट करती इन चीज़ों के लिए? और मेरा तीसरा मुख्य बात यह है कि जो ये रास्तों का वाइडनिंग हो रहा है, ये जो रास्ते चौड़ीकरण हो रहा है, पुराने टाइम पर बद्रीनाथ पहुँचना, केदारनाथ पहुँचना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, हमको क्यों नहीं उसको उसी रूप में आज भी रहने देना चाहिए जो रिलीजियस हमारा टूरिज्म है? सर मेरे 3 चीज़ें हैं, प्लीज़। सर मेरा सोचना ये है, देखिए जैसे आदमी जाता ही तब है जब उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। Isn't it? It was at the fag end of his life that he would visit Badrinath. पर आज परिदृश्य बहुत बदल चुका है, लोग जाएंगे। पर जो आप ये कह रहे हैं कि जैसे रिवर बेड पे मकान बनाना, ये सारी चीजें, तो मेरा भी मानना है कि इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल, बिल्कुल जहां मैं रहता हूं, मेरा घर भीमताल में है, मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर बुलडोजर से सड़क बन रही थी। सड़क बनना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि कहीं एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह ये सब होना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं हुआ था। कुछ उसका रीजन ये था, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने वहां जमीन खरीदी थी और उस जमीन को अच्छी कीमत पे आगे 10 साल 20 साल बाद बेचना था, इसलिए एक सड़क की दरकार वहां पे थी। खैर ये तो ऐसी बात है जो ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो रीजन ऐसा है, हालांकि मुझे उससे कोई इमीडिएट नुकसान नहीं था, पर वो रीजन ऐसा है जिसके लिए वॉल्टन ने अपने गजेटियर में लिखा है कि इसके अंदर एक्विफर्स हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे तालाब कहीं समझिए जमीन के अंदर है, और वो पूरी बेल्ट ऐसी है जिसमें बहुत पानी है, बहुत पानी आता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब आपने बुलडोज किया और बड़े एक अनसाइंटिफिक तरीके से उसको बुलडोज किया, तो सारा बरसात में पूरा पहाड़ आ गया नीचे,
और फिर लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि देवी आपदा आ गई। ये आपदा देवी नहीं थी, ये आपदा मानव निर्मित आपदा थी। और अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो हमारे यहाँ ये अगर ये है कि भाई पहाड़ों को जो हमारे पूर्वज पूजते थे वो बेवकूफ तो थे नहीं ना कुछ रीजन रहा होगा, तो उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप ही को उसका यू हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ दैट। एक तो बात ये रही। दूसरा, आपका ये कहना कि ये चीजें स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे 100% होगी कि रास्ते में और पक्के स्ट्रक्चर बना सकते थे जिसमें लोग रुकते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। उस समय घास की चट्टियां बनती थी, लोग जाते थे, यात्रा खत्म होती थी, बरसात में वो सब कुछ खत्म हो जाता था। हमारा जो ये है कि आप बद्रीनाथ में भी आप वो फैसिलिटीज देंगे। मैं अभी घाघरिया गया था तो वहां आपके साउथ इंडियन होटल्स हैं, क्या जरूरत है आपको? घाघरिया में अगर आपको लोकल खाना मिल जाता है इट्स गुड इनफ। वहां आप जाइए, आपको डोसे से रसगुल्ला और गॉड नोज व्हाट नॉट एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। तो ये जो हमारी अप्रोच है, मुझे लगता है कि इसको हमें कहीं ना कहीं इस पर फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। टूरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप पहाड़ के हर डेस्टिनेशन को दिल्ली या कोई ऐसी जगह बना दें। ठीक है, अगर फेथ बेस्ड जर्नी, अगर आपके यात्रा के पीछे कहीं ना कहीं आपका विश्वास या धार्मिक मान्यताएं हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाता है। आप एक छिपला केदार की जब यात्रा होती थी, पहले आई वॉज रीडिंग, तो उसमें क्या होता था कि लोग जोर से बोलते नहीं थे। हालांकि उस समय शिक्षा इतनी नहीं थी, तो ये एक जनरल विश्वास था कि पहाड़ का देवता नाराज हो जाएगा, चिल्लाना वगैरह। अब क्या हो गया, छिपला केदार इज नोन फॉर द हर्बल वेल्थ। अब वहां आपने सड़क बना दी, अब वहां बिल्कुल बाकायदा मशीन से वहां की जो ये क्या बोलते हैं जड़ी बूटी है उसकी खुदाई हो रही है, यारसा वगैरह। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको रोकनी तो पड़ेंगी ना। पहाड़ है, इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जैसा अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने बहुत कुछ किया, पर उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी। वो आज वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वो मनचाहे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे। वो सब आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। उनके पास विजन तो था सर, विजन था, बिल्कुल था। मैं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये बिल्कुल मानता हूं कि पहाड़ में रहने की तमीज या तो हमारे पूर्वजों को थी या फिर यूरोपियंस को है। जो हमारी आज की जनरेशन है, मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूं उसमें, हमें नहीं है। हम चाहते हैं घर तक गाड़ी आ जाए। तो वो ये कहीं ना कहीं अपनी सोच में इनमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और बिल्कुल वैसा ही जैसा उस समय था वैसा मुझे नहीं लगता आज के समय में भी संभव होगा। पर ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अभी भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप 4 लेन सड़क बनाएं, कोई जरूरत नहीं है कि नैनीताल की हर चोटी पे आप गाड़ी की सड़क पहुंचा दें। जरूरी नहीं है कि चाइना पीक तक गाड़ी जाए या स्नो व्यू तक गाड़ी जाए। अगर आपको स्नो व्यू से बर्फ देखने का शौक है तो इतनी हिम्मत रखिए कि आप पैदल जा सकें वहां तक। तो ये परिवर्तन तो हमें लाना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Being almost like a crime novel. So I enjoyed it thoroughly. I just want to make a comment when you talked about urban planning and things like that. And of course, liberalization that came in the time of Prime Minister Manmohan Singh, with all its ensuing problems, has developed a society based on greed rather than need. And we are responsible for that. But coming to the point I'm making is something that I have noticed in my travels in Kumaon, and I've lived here since I was probably 4 or 5 years old and went to school, is that उस ज़माने में जो अंग्रेज सड़क बनाते थे, जो हम लोगों ने inherit की थी, they had these deep drains on either side of the road. And I remember in the 90s when I did my field work, वो इतना पानी आता था because of the flooding of roads. Because both the army, border roads and the civil contractors, they take shortcuts and never make that nali on the side of the road. And wherever you found a stretch of driveway which was clean and the water had washed off, you were always told ये अंग्रेजों की ज़माने की सड़क है, देसी ज़माने में नहीं बनती है. That is one point. The second point I just want to highlight is, you know, near Pithoragarh there's it is called Chandag. Now Chandag में एक बहुत पुराना leprosy mission था, Mary Read ने बनाया था, an American missionary of the Methodist Church. And there's a very famous architect who lived there, Laurie Baker. And Laurie Baker's wife was the doctor of that mission. And he was not allowed to build a little high up because that was the inner line of control and he was a Englishman. तो उनका घर थोड़ा सा दूरी पे था, and that चट्टान
he chose very carefully because he got the people जो वो लकड़ी से वो कौन सी धरती स्थिर है और कौन सी is prone to earthquakes, all that used to be done. And he wrote a letter and gave everything to the municipal corporations of that time. You know, we don't have syllabuses that actually understand ethics or understand community. So if you don't have that, your civil society will throw up a democracy or a government that it deserves. तो आप कब तक गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट वही है जो आप बनाते हैं ना. So I'm sorry, it's not a question, but I felt compelled to make this comment. बट एक कमेंट मैं जो करूँगा, नो क्वेश्चन नथिंग, कि जो मुझे लगा है जैसे आप तीनों मंचसी शायद यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तथा आजीविका भी एक तरह से यहीं है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं या कम हैं, पता नहीं। मुझे जो यहाँ लगता है कि यहाँ के लोगों में यहाँ रहने में गर्व नहीं है। जैसे आपकी भी बातें कि एक आप थोड़ा डिटैच करके बातें कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये रेगुलेशन होना चाहिए, ये सरकार को ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि और जैसे आपने कहा यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन हो गई है। सभी पहाड़ी इलाके, दुनिया भर के आपने कई उदाहरण दिए, पहाड़ी इलाके और की स्थिति देसी इलाकों से गरीब होते हैं, पर उनमें एक गर्व होता है। ठीक है, मैं गरीबी में हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं अपने यहाँ ये बातें सुनने को मिलती नहीं है। या तो खाली कोई नेतागिरी अगर मुझे करनी है तो मैं ये कहूँगा और मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँगा और फिर वो, लेकिन ये एक कई आम आदमियों की ये और सबकी ये होनी चाहिए कि और यहाँ के समाज में भागीदारी होनी चाहिए। जो टूरिस्ट और यहाँ के वासी का जो अंतर आपने कहा, आई थिंक अंतर है कि टूरिस्ट हैज़ नो स्टेक हियर, वो तो आए गए, लेकिन और आउटसाइडर भी जो यहाँ बसे हैं, जो ज़मीन खरीदी है आप जो कह रहे हैं, उनका यहाँ कोई से जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ के जीवन से लेना देना एक बहुत ज़रूरी बात है। और ये जो चमक धमक की तरफ आकर्षित होना, अब जैसे यहाँ के बहुत बड़े लेखक भी हैं, तो मुझे तो यहीं रहना चाहिए और फिर बातें करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, और यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि किसी और को करना है। अरे वो कौन होगा? तो कोई बाहर वाला फिर कहेगा ये करो, और जैसे आप कह रहे हैं कि रेगुलेशन में वो करप्शन होता है, तो वो भी तो यहीं के लोग हैं जो आपने ऐसे कानून बना देंगे कि यहीं के लोग यहीं के लोगों पर शोषण करेंगे। माने कोई ये जो अधिकारी हैं कोई हवा से तो नहीं टपके हैं ना, वो तो यहीं के लोग, कोई इम्तिहान में या कोई उनको नौकरी मिली। तो अगर आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उनको हमारे ऊपर शोषण करने का मौका मिले, वो तो आदमी की प्रक्रिया ही है, वो कहेगा चलो मुझे तो मिला हुआ है, करो। तो हमको ये मांग करनी चाहिए कि नहीं, ये प्रथा गलत है कि हम जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मेरा एक सबमिशन है, हम फरियादी नहीं हैं। अगर किसी को और लेकिन हम अपने को बाहर में दिखाने के लिए मेरा तो इतने लोगों से झगड़ा हो जाता है, क्यों मैं बात करूं? ये प्रश्न है। लेकिन तो ये जब तक यहाँ के लोगों को अब यहाँ रहने में गर्व है, अगर गर्व नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब तो
आप ये कहिए वो कहिए, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर है ही नहीं तब वो कैसे होगा? तब फिर हम अंग्रेजों की बात करेंगे, हम भूटान की बात करेंगे, तो जो इतनी छोटी सी जगह है, और ये शेड्यूल 60 वगैरह यहाँ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि कुमाऊं या पहाड़ कभी भी बंद देश नहीं था। केदारनाथ बद्रीनाथ के पुजारी केरल से आते थे, कैसे हो सकता है? क्या नंबूदरी वहाँ से आते? तो आप यहाँ पर बंद नहीं कर सकते हैं, और बंद करने तो और संकीर्ण सोच होगा। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो ये सब मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक था कोई जो बहुत ही यहाँ आते हैं पहाड़ों में ट्रैकिंग वैकिंग और बहुत सारी किताबें लिखते हैं। तो एक दिन मुझे खाली ऐसे ही मुलाकात हो गई कहीं, दोनों कहा क्या करते हो? तो मैंने कहा कुछ हम एनजीओ कुछ हम बालवाड़ी चलाते हैं गांव में। तो उन्होंने कहा क्या होती है बालवाड़ी? तो उन्होंने कहा छोटे बच्चों का गांव में। तो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मैं साल में 2-3 बार यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं राम सिंह को लिखता हूँ कि इतने घोड़े और इतने खच्चर लेकर, और मैं एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में गया था। तो एक बड़े प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने वहाँ पर स्लाइड शो चल रहा था, तो उसमें एक लड़की की फोटो थी जिसकी आंखें हरी जैसी थी। तो साइंटिस्ट ने कहा अरे इस पर तो एक रिसर्च करना है कि उसकी आंखें हरी क्यों हैं, और एक पेपर हमको एक ग्रांट मिल जाएगा और हम एक पेपर लिख देंगे। तो मेरे मन में आया पूछने, और मैंने बाद में कहा लेकिन ज़्यादा देर हो गई थी, कि आपके रिसर्च से उस लड़की का क्या फर्क, जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसका तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। आप रिसर्च कर रहे हैं आप इंटरनेशनल पेपर में कागज छापने के लिए, वो गलत है। लेकिन वही है कि हमको अपने में गर्व नहीं है। हम तो रोज देखते हैं। अब वो कहेंगे कि अरे ये तो बेवकूफ है, उसको इसकी सुंदरता ही नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं क्या कहूँ? जब मैं देखता हूँ मुझे तो लोगों की पीड़ा दिखाई देती है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसे कहूँ कि अरे देखो सुंदर पहाड़, वो देखो हिमालय दिखाई दे रहे हैं नीले, किसके लिए? तो कम से कम यहाँ के लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी के बारे में, और अपने जो यहाँ लोग रहते हैं। भाई लंबा हो गया, लेकिन आई थिंक कि ये फैक्ट है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं? तो आप खुद ही यही तो ये नहीं, बिल्कुल ये देखिए, ये बात यही बात है। आप विदेशों के सब चीजों की बात कर रहे हैं। अरे अपना दिमाग लगी कि मुझे क्या चाहिए? किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। और जो आप जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, मैं एक दिन इधर ये मुक्तेश्वर एरिया, मेरा कोई एक पुराना दोस्त दिल्ली से आया था, तो उसने कहा खाने के लिए आना, तो मैं गया। वहाँ पर एक और थे जिन्होंने जमीन खरीद कर मकान बनाया था। तो पहले तो सुंदरता की बात हो गई, फिर उन्होंने कहा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे मुंह से निकल गया आपने तो किसी की ज़मीन खरीदी हो, वो आपके यहाँ चौकीदार होगा। उसने कहा हाँ, मैंने उसको नौकरी दी है, मैं उसके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या गलत है? तो मैंने कहा कि तो बाद में मुझसे कहा कि आप क्यों भिड़ जाते हो? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा कल? तो हम कैसे कह सकते हैं जब कोई दबाव में वो जमीन नहीं बिकी है, हम खुद ही बेच रहे हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम क्यों बेच रहे हो? यहां हम सब दूसरों की चिंता करते हैं, लेकिन मैं इसका बारे देखो ये कैसा है, ये है वो है, लेकिन वो तो खाली बात करने की बात होगी ना। जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे और अपने
कि सच में मेरी इससे कुछ इसकी फिर ये पॉलिटिकल हो जाता है ना, और पॉलिटिकल करते रहो उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये मैं समझाऊं कि यहाँ के लोगों में जब तक ये ना हो, क्या जैसे सभी लोग जा रहे हैं, जब यहाँ कोई रिटायर करके भी नहीं आता है या नहीं रहते हैं, नहीं रहना चाहते, यहाँ कोई लड़का लड़की क्लास 12 जिसने पास किया है वो अल्मोड़ा में नहीं पढ़ रहा है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मैंने किसी को गर्व ही नहीं है। और अगर वापस आ जाओ, जैसे एक में बेवकूफ़ में था कि मैं वापस आ गया तो सब लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ है, ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, टाई भी नहीं पहनता है, क्योंकि यही अंग्रेजी नहीं बोलता है या हिंदी नहीं। उस समय तो मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी ना। जैसे इन माई स्टेट इन ओडिशा, अगर आदमी जितना अमीर हो जाए, चाहे कोई कंपनी का सीईओ भी बन जाए, लेकिन मरता वो अपने घर में ही है, चाहे वो कहीं भी दुनिया में घूम ले। दैट मतलब मुझे ये नोटिस में आया कि उत्तराखंड में लोगों को लगाव तो है, लेकिन नहीं, गर्व है लेकिन लगाव नहीं है। जब लगाव होता है तो वो चीज़ आपका आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कमी है, रीजनलिज्म, और इसी की वजह से उत्तराखंड में कोई रीजनल पार्टी नहीं है। आज अगर तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, ये सब स्टेट में अगर कुछ भी हो रहा है, दैट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ देयर रीजनल पार्टीज, क्योंकि वहाँ पे रीजनल पार्टी रीजनल थॉट्स को जानते हैं और वो रीजनल थॉट्स के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अभी भी अगर आप ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स विल बी फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। अगर आउट ऑफ द स्टेट अगर ब्यूरोक्रेट्स हुए तो वो मतलब क्या ही पॉलिसी बनाएंगे पहाड़ के लिए। सिंपल प्लेन्स वाला पॉलिसी आप कहीं पे लगा देते। मैं एक चीज़ देखा यहाँ पे, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, ऐसे चार वो करके एक बना हुआ है कुछ मतलब जाली का, उसमें जानवर रहते हैं। ये हर गांव में और सरकार ने बनाया है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत है, इतना ठंड में अगर जानवर बाहर रहेगा तो मर ही जाएगा। मतलब इस पॉलिसी का यहाँ पे, स्कीम का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर पहाड़ों में लोग ही नहीं है तो हम जैसे हम सोशल वर्कर से, तो हमको यही करना है। इससे पहले मैं राजस्थान में काम करता था, अभी उत्तराखंड में आया हूँ। तो हमको हमेशा लोग अपना तो लेते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग ही नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि हम काम किसके लिए करें सर, और आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस माइग्रेशन को रोका कैसे जाए? इंटीरियर में चलते जाएंगे आपको you'll have many villages like that, and the main reason is that as for the I told you right in the beginning that poverty of cash has always been a big problem here in the hills, and that is why, because education has always been, I mean education, as far education is concerned, that concept that the youngster must be educated, that had always been very strong over here. And the only way of earning life, because as far the agriculture is concerned, that has always been the marginal agriculturists were there, okay? The for subsistence agriculture happened to be prevalent over here, and still it is. Okay, so the only way out was to move out of the state, out of the region, out of the Himalayan hills in search of better pastures, greener pastures. That is why this very tradition of moving out of the hills, it's not a nascent thing. Now reverse migration is started. People have started coming back to the hills. But it is, I mean, say right, even during the British time, well, the people after education and all, though the opportunities were quite limited even at that time, they used to migrate. But now luckily this very trend, now the reverse migration has also started. So the very reason I'm really with that you have so keenly been observing the socio-economic fabric of the mountains. The main reason is that the opportunities are very limited, and as far the old ways of earning a livelihood are concerned, they all have become now they have lost their edge, isn't it? People cannot live on agriculture. The surviving on subsistence agriculture doesn't make much of sense. That is why we have been talking of the community-based tourism and things like that. Okay? इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वसुधा पंत मैम को और अनुराधा पांडे मैम को स्टेज पे, ताकि वो गेस्ट को प्लीज जोरदार तालियों के साथ एक बार